मैंने ये देखा कि न तो सवर्ण समाज और न तो ओबीसी समाज कभी भी ये किसी मुसलमान को वोट नहीं दे रहे हैं। तो अब तक जो मेरे गांव में चमार जात के प्रधान नहीं बने, इसका कारण यह है कि चमार जात के लोगों में सवर्णों के खिलाफ एकदम से भर दिया गया कि ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, जबकि उनके दिमाग में यह नहीं भरा है कि अपने ही लोगों को वोट देना है। इस बार दीपावली पर मैं कई गांव में यात्रा किया, कई गांव में गया। मैं कुछ ऐसे ओबीसी परिवार में गया जहां बुद्ध दीपोत्सव मनाया गया है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यहां ग्राम प्रधानी में चमार जात के प्रत्याशी को वोट देंगे, क्या मुसलमान को वोट देंगे, तो मुसलमान को वोट देने के लिए तो हिंदू हो जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आगे बढ़ जाएंगे तो बांग्लादेश बन जाएगा। और चमार जात को वोट देने की जब बात आ रही है तो फिर वो नाक भौंसी कोड़ रहे हैं। ओबीसी की तमाम जातियों के लोग अपने से ऊपर वाले को तो हटा करके ऊपर बैठना चाहते हैं, यानी कि वो बुद्ध दीपोत्सव इसलिए नहीं मना रहे हैं कि उनको बराबर होना है, इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण को नकारना है। लेकिन बुद्ध दीपोत्सव मनाने के लिए सबके साथ वो खड़े हो जाएंगे, ये भी नहीं है। एक ऐसा मनुवाद है जो अपने से ऊपर से नफरत करता है हटाने के लिए, मुसलमानों से नफरत करता है सुरक्षा पाने के लिए, लेकिन अपने से नीचे के समाज को गले नहीं लगा सकता। जो जातियां जातिवाद की मानसिकता से हैं, उन जातियों के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या उनके जाति का प्रत्याशी होने पर वो दूसरे जाति को वोट देंगे, और अगर वो वोट नहीं दे रहे हैं तो उनका मानसिक बदलाव कैसे आप करेंगे। रामविलास पासवान जी अलग होकर के 2005 में चुनाव लड़े और उनकी इतनी सीट आई कि बिना उनके चाबी के मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता था, और रामविलास पासवान जी ने शर्त रख दी कि बिहार को पहला दलित सीएम क्यों न मिले। तो उस समय न तो नीतीश कुमार जी जो कुर्मी समाज से हैं और न ही लालू प्रसाद यादव जी जो यादव समाज से हैं, इस बात पर रजामंद हुए रामविलास पासवान जी को सीएम बना दिया जाए। इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया, दोनों में से किसी ने नहीं दिया। इन लोगों ने सोचा कि अगर दलित समाज को सीएम बना देंगे तो दलित समाज अपने नेता को वोट देने लगेगा, तो हमें कौन वोट देगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी का नारा लगाने वाले, चाहे बुद्धिजीवी हो या नेता, सारा दोष तो केवल ब्राह्मणों का है। अरे आपके हाथ में वोट है तो कौन ब्राह्मण आपसे कहता कि अपनी जात को दो, एससी को मत दो। मैं प्रधानी का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वहां ये नहीं कह सकते कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई बेईमान बैठा है तो कॉपी गलत जांच दी गई, नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि चुनाव की कॉपी तो आप ही के हाथ में होती है। और एमपी एमएलए वाली बात भी नहीं करूंगा जिसमें निर्वाचन आयोग को बेईमान माना जाता है। मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं जिसमें गांव के लोग गांव के लोगों को ही वोट करते हैं। तो ओबीसी समाज के लोग सिर्फ सवर्णों को गाली देकर जो अपने गंदगी को ढक रहे हैं, यह एक तरह से दलित समाज को बेवकूफ बनाने जैसा है। आप अपनी खामियों पर चर्चा करिए। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी इस वीडियो को देखिए, और आप जिस किसी गांव में बैठे हों, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, आप अपने गांव में आबादी को देख लीजिए और फिर देखिए कि सीट जनरल होने पर कोई एससी क्यों नहीं बन पा रहा है। ओबीसी तो खूब धड़ल्ले से बन रहे हैं। ओबीसी में भी किस जात के बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज ओबीसी जातियों में मनुवादी मानसिकता कितनी बची है, इस पर चर्चा होगी और मनुवादी मानसिकता का पर्दाफाश किया जाएगा। इसके लिए मैं अपने गांव को उदाहरण बना रहा हूं। मैं अपना गांव बता दे रहा हूं। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के मऊ जिला, जो आजमगढ़ और बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर के बीच में है, कि मुहम्मदाबाद गोहना तहसील अंतर्गत आने वाला नगपुर गांव है, जिस गांव में जनरल कैटेगरी में आने वाली केवल दो जातियां हैं, ब्राह्मण और कायस्थ यानी लाला। इनका कुल वोट तो कागज पर गिनने पर 150 से 200 हो जाएगा, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, वोट देते हैं, उनका बमुश्किल कुल मिलाकर के वोट 50-60 वोट होगा। इससे ज्यादा वोट इनके पास नहीं है। तो जनरल की बात हो गई। अब आते हैं दलित समाज में, एससी में। एससी में हमारे गांव में दो जातियां हैं, धोबी और चमार जाति। धोबी जाति कुल मिलाकर के 5 घर हैं। अब वर्तमान में 5 से 6 घर धोबी जाति के लोग हैं, जिनका कुल मिलाकर के 30 वोट के आसपास होगा। लेकिन चमार जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। वो हमारे गांव की जो 5 बड़ी जातियों के समाज हैं, बड़ी संख्या के समाज हैं, उनमें से एक चमार जाति के लोग भी हैं। फिर दूसरे कौन है? यादव। तीसरे मौर्य, और चौथे चौहान, नोनिया। वो लोग ओबीसी में आते हैं, ये राजपूत चौहान नहीं, नोनिया चौहान। तो चमार जात के लोग ओबीसी की श्रेणी में आने वाली इन 4 जातियों के लगभग बराबर या अधिक हैं।
अब इनमें कोई 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट कम या अधिक हो सकता है, लेकिन ये सभी जातियां बहुसंख्यक जातियों के रूप में मेरे गांव में हैं। फिर से मैं गिना दे रहा हूं, एससी की चमार जाति, ओबीसी की यादव जाति, ओबीसी की मौर्या यानी कोयरी जाति, ओबीसी की चौहान यानी नोनिया जाति। ये 4 जातियों के वोट लगभग बराबर बराबर हैं। इसके अलावा हमारे यहां 5वां एक समाज है जिसका अच्छा खासा वोट बैंक है, वह मुसलमान। मुसलमानों का वोट बैंक भी इन्हीं में से किसी भी एक के बराबर है। यानी ये 5 जातियां, मुसलमान, चमार, यादव, कोयरी यानी मौर्या, नोनिया यानी चौहान, ये 5 लोग लगभग बराबर बराबर हैं और बहुतायत हैं। इनमें से किसी का भी वोट 300 से कम नहीं है। 300 से अधिक होगा, कम नहीं होगा। इसके अलावा कुछ कम संख्या वाली जातियां हैं, जैसे बरई हैं, बढ़ई हैं और कहार हैं। कहारों की संख्या भी हमारे गांव में इन 5 जातियों के बाद फिर आती है। यानी अगर देखा जाए तो मेरे गांव में धोबी और चमार को छोड़ दिया जाए और सवर्णों को हटा दिया जाए तो सारा वोट मुस्लिम और ओबीसी का है। और यदि मुस्लिम को भी हटा दिया जाए तो सारे ओबीसी लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो वो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। अब मैं चलता हूं कि 1990 के बाद से जो ग्राम प्रधानी के चुनाव हुए हैं उसमें क्या हुआ है, तो आपको सामाजिक राजनीतिक हकीकत दिखाई देगी। 1990 के बाद से जो पहला चुनाव हुआ होगा उस चुनाव को आप आधार बनाइए, तो हमारे यहां तभी से कोई सवर्ण चुनाव नहीं जीता है। और एक बार केवल जब हमारे यहां सीट एससी के लिए रिजर्व हुई तब हमारे गांव के एक धोबी चुनाव जीते हैं। धोबी जिनकी संख्या वोट के हिसाब से उस समय बमुश्किल 15-20 वोट रहे होंगे जब सीट आरक्षित हुई थी, आज के 10 साल पहले। लेकिन चमार जात का नहीं जीत पाया। कारण क्या है, अभी आप पता लगाइएगा, मैं बोलता जा रहा हूं आंकड़े कि क्यों नहीं जीत पाए। क्योंकि धोबी समाज के जो व्यक्ति हैं उनका घर ब्राह्मण और कायस्थ के घर के बगल में है, तो कोई भी अपने पड़ोस में पद चाहता है, ठीक है, ये तो हो गया ब्राह्मण और कायस्थ की बात। अगल बगल कुछ मौर्य समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भी दे दिया। लेकिन जो दूर बस्ती है, यादव बस्ती, चौहान बस्ती और तमाम मौर्या लोग जो दूर दूर हैं, गांव बहुत बड़ा है, उन लोगों ने भी अगर चमार जात के लोगों को वोट दिया होता तो खुद चमार जात के लोगों की संख्या अधिक है, वे चुनाव जीतते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वे चुनाव नहीं जीत पाए। बल्कि जिस समय हमारे गांव में धोबी चुनाव जीते हैं उस समय हमारे यहां की ग्राम सभा में मेरे गांव के अलावा बगल का भी एक गांव जोड़ा गया था, जिस गांव में 70% यादव और शेष 30% पासी समाज के लोग हैं। केवल 2 ही जातियों के लोग हैं, एक घर बनिया जात के लोग हैं, शेष वहां और कोई जाति नहीं उस गांव में। नेवादा गांव की बात मैं कर रहा हूं। तो जिस समय यह सीट एससी के लिए रिजर्व हुई थी उस समय मेरा गांव और बगल का वो गांव दोनों मिलाकर ग्राम सभा थी। ऐसे में उधर से जो पासी समाज से खड़े हुए थे उनको उधर के सारे यादव और अन्य लोगों ने वोट दिया, जबकि संख्या के हिसाब से हम गिने तो पासी की तुलना में चमार जात के ज्यादा लोग हैं। लेकिन चमार जात के प्रत्याशी तीसरे नंबर से नीचे ही रह गए, वो 2 नंबर या 1 नंबर तो आ ही नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये कैसे हो रहा है, समाज की सच्चाई क्या है। तो चलिए हम पिछले चुनाव की बात करते हैं, जब सीट ओबीसी थी या सीट जनरल थी। दोस्तों हमारे यहां जब जनरल सीट होती है, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे गांव में भी जाएगी, गांव के भी लोग देखते हैं, तो जब वहां चुनाव होता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की मानसिकता की बात कर रहा हूं। तो मेरे गांव में अगर मान लेते हैं कि 15 प्रत्याशी हैं तो उसमें से कम 8 यादव समाज के होते हैं, कम से कम 8 से 9 यादव समाज के होते हैं जब सीट जनरल होती है। 1 या 2 ब्राह्मण समाज के होते हैं, कम से कम 1 तो हर चुनाव में रहे हैं। इसके अलावा चमार समाज से 2 लोग कम से कम होते हैं, कोई 1 मौर्य समाज से हो जाता है। इसके अलावा 1 मुसलमान समाज से भी होता है, जो पिछले चुनाव में मैंने देखा।
लेकिन जब परिणाम आता है तो परिणाम आने पर देखा गया कि जो प्रधानी जीत रहे हैं वो यादव समाज के हैं और 1 नंबर पर वो आते हैं। दूसरे नंबर पर भी यादव समाज के ही आते हैं, लेकिन पहले नंबर और दूसरे नंबर में कम से कम 250-300 वोट का अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यानी पहले नंबर पर यादव समाज के, फिर दूसरे नंबर पर भी यादव समाज के, तीसरे नंबर पर भी यादव समाज के प्रत्याशी आते हैं, चौथे नंबर पर या तो ब्राह्मण आएंगे या यादव आएंगे। और जो चमार समाज के हैं, मुस्लिम समाज के हैं, या कोई अगर मौर्य कहीं प्रत्याशी बना होगा, या ब्राह्मण समाज में भी एक को छोड़कर शेष जो लोग हैं वो निचले के 10वें 12वें 13वें नंबर पर होते हैं। आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? तो जब मैं समाज को देखने चला तो मैंने ये पाया कि चाहे हम राजनीतिक मंचों से ओबीसी और एससी और एसटी का चाहे जितना नारा लगा लें, लेकिन ओबीसी समाज के लोग एससी समाज को वोट नहीं देते हैं। जब सीट एससी के लिए रिजर्व हो जाती है तब भी वह एससी समाज के उस जाति के व्यक्ति को सोचते हैं जो उनका पड़ोसी हो और उनके काम आए। और यही कारण है, चूंकि चमार बस्ती एक तरफ है तो वहां के लोगों को इधर से कोई वोट ही नहीं देता, और आपस में वो कम से कम 2-3 प्रत्याशी लड़ते हैं। जब सीट रिजर्व होती है तो उनका वोट बंट जाता है। न तो उनको कोई मुसलमान वोट देता है, न कोई सवर्ण वोट देता है, न कोई ओबीसी वोट देता है, और आपस में उनका वोट बंट जाता है। इस नाते चमार जाति के अब तक कभी कोई प्रधान नहीं बन पाए मेरे गांव में। 90 के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बातों को छोड़ दीजिए। तो आखिर क्या कारण है कि एससी सीट होने पर भी चमार जात के नहीं जीत रहे हैं और जनरल सीट होने पर भी नहीं जीत रहे हैं? अब मेरे गांव से जो मैंने नेवादा का जिक्र किया था, जिसमें 70% यादव और 30% पासी जात के लोग हैं, अब वो हमारे गांव से अलग हो गया है, वो अलग ग्राम सभा बन गई है। अभी भी जो चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, उसमें 1 नंबर पर यादव, 2 नंबर पर यादव, ओबीसी सीटें हुई थी। तब इसमें कोई मौर्य चौहान इनका कोई नंबर नहीं आता। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ओबीसी के जिन जातियों के प्रत्याशी नहीं होते हैं, जैसे कहार, बढ़ई, बरई, कोयरी, नोनिया, जिन जातियों के अपने प्रत्याशी नहीं हैं, उन जातियों के लोग यादव समाज से अपने प्रत्याशी पसंद करते हैं और वहीं वोट देते हैं। ये एकदम खाटी सच्चाई बता रहा हूं। जब सीट जनरल होती है तब भी वे लोग ब्राह्मण को वोट नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम को भी वोट नहीं दे रहे हैं। ये लोग यादव समाज के लोगों को वोट देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनका अपना रिश्ता नाता इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमारे गांव की जो संरचना है उसमें ब्राह्मण जहां हैं वहां पे बीच बीच में मौर्य समाज के लोगों का घर है, बढ़ई समाज के लोगों का घर हम लोगों के घरों के बीच बीच में है, कहार समाज के लोग बिल्कुल हम लोगों के चारों तरफ हैं, और धोबी समाज के लोग हम लोगों के घरों के पूरब और पश्चिम वाले धोबी लोग और पूरब वाले धोबी लोग। लेकिन और यादव बस्ती दूर है, जैसे चमार बस्ती दूर है वैसे यादव बस्ती भी दूर है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ओबीसी समाज के लोग न तो मुसलमान को वोट दे रहे हैं, न सवर्ण को वोट दे रहे हैं, न दलित को वोट दे रहे हैं। ये आपस में ये देखते हैं कि किस जाति का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन अब एक बात और भी है, मैंने जब वहां मूल्यांकन किया तो पाया कि यादव जाति के 8 प्रत्याशी खड़े होने पर भी वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यादव जाति का अगर एक भी प्रत्याशी है तो उस जाति का एक भी वोट गैर यादव को नहीं मिलता है। एकदम खाटी सच्चाई है, किसी को बुरा लगे तो लगे, एकदम शुद्ध सच्चाई है ये। जबकि अगर मौर्य जाति का कोई एक प्रत्याशी खड़ा भी है तो भी शेष मौर्य उसको वोट दें जरूरी नहीं है। चौहान जाति से कोई प्रत्याशी खड़ा भी है तो अभी तो उनकी राजनीतिक साख कुछ है ही नहीं कि कोई उनके जाति का भी उनको वोट दे। बरई जाति से कोई अगर खड़ा भी है तो उसके घर के ही लोग वोट नहीं दे रहे हैं। यानी यादव समाज की स्वीकृति न केवल अपनी जात में है बल्कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम ओबीसी जातियों में भी है। यहां तक कि ब्राह्मणों में भी अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो भी ब्राह्मण समाज 3 धड़े में बंटता है। एक जो प्रत्याशी खड़ा है उसके परिवार के अगल बगल के लोग जो उसके करीबी हैं वो उसको वोट देते हैं। शेष जो पहले और दूसरे नंबर पर प्रधान के प्रत्याशी होते हैं और जो हमारे गांव में यादव समाज के लोग होते हैं उनमें ब्राह्मण समाज बंट जाता है, जिनमें चुनाव से पहले आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसमें कौन 1 आएगा कौन 2 आएगा।
तो जिनमें आपस में ब्राह्मणों में जो टसन है वो अपने को बांट लेते हैं, एक नंबर के साथ और एक 2 नंबर के साथ हो जाता है। तो इस तरह से ब्राह्मण और कायस्थ समाज भी 3 हिस्से में बंटता है। लेकिन मैंने ये देखा कि न तो सवर्ण समाज और न तो ओबीसी समाज कभी भी ये किसी मुसलमान को वोट नहीं दे रहे हैं। और मुसलमान भी अपने आप में जातियों में बढ़ता है। जो लोग कहते हैं मुसलमान एक साथ है, गांव के लेवल पर ऐसा नहीं है। मेरे गांव में मुस्लिम 3 जातियों में है, 4 जातियों में है। केवल एक घर पठान है जिनके घर में 2-3 ऊंट हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो शेष दर्जी जाति के लोग हैं, साईं हैं और नाई हैं। जो दर्जी हैं वो नाई को वोट नहीं देते, जो नाई हैं वो साईं को वोट नहीं देते, क्योंकि उनका आपस में बहुत झगड़ा चलता है। एक ही मोहल्ले में लोग रहते हैं, बहुत झगड़ा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब तक जो मेरे गांव में चमार जात के प्रधान नहीं बने, इसका कारण यह है कि चमार जात के लोगों में सवर्णों के खिलाफ एकदम से भर दिया गया कि ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, जबकि उनके दिमाग में यह नहीं भरा है कि अपने ही लोगों को वोट देना है। यह नहीं भरा है। ये जो मैं अध्ययन करके पा रहा हूं, जो वहां से दिख रहा है, ये गलत है सही है, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। जो दिख रहा है बता रहा हूं। तो इस बार दीपावली पर मैं कई गांवों में यात्रा किया, कई गांव में गया। मैं कुछ ऐसे ओबीसी परिवार में गया जहां बुद्ध दीपोत्सव मनाया गया है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यहां ग्राम प्रधानी में चमार जात के प्रत्याशी को वोट देंगे, क्या मुसलमान को वोट देंगे, तो मुसलमान को वोट देने के लिए तो हिंदू हो जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आगे बढ़ जाएंगे तो बांग्लादेश बन जाएगा। और चमार जात को वोट देने की जब बात आ रही है तो फिर वो नाक भौंसी कोड़ रहे हैं। और ये बात मैं बता रहा हूं मौर्य समाज की, मौर्य समाज के लोग, इनकी मानसिकता अभी ये है। तो केवल नारे लगा देने से ओबीसी और एससी एक नहीं हो जाएंगे। ओबीसी की तमाम जातियों के लोग अपने से ऊपर वाले को तो हटा करके ऊपर बैठना चाहते हैं। यानी कि वो बुद्ध दीपोत्सव इसलिए नहीं मना रहे हैं कि उनको बराबर होना है, इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण को नकारना है। तो ब्राह्मण की बनाई व्यवस्था को नकार देंगे तो बुद्ध दीपोत्सव मनाएंगे। लेकिन बुद्ध दीपोत्सव मनाने के लिए सबके साथ वो खड़े हो जाएंगे, ये भी नहीं है। इसी नाते मैंने आज की वीडियो की हेडिंग दी है कि ओबीसी समाज में अनोखा मनुवाद। एक ऐसा मनुवाद है जो अपने से ऊपर से नफरत करता है हटाने के लिए, मुसलमानों से नफरत करता है सुरक्षा पाने के लिए, लेकिन अपने से नीचे के समाज को गले नहीं लगा सकता। अब अगर इसको आप बड़े स्तर पर देखिए तो बाम सेप में जो ओबीसी समाज के नेता थे, चाहे वो सोनेलाल पटेल जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ये सब लोग छोड़कर हट गए। क्यों हट गए? जब बराबर हो गए थे, बराबर हो रहे थे, तो हटे क्यों फिर? और हटने के बाद क्या हुआ? सोनेलाल पटेल जी अपना दल बनाए जो कुर्मी जात का वोट लेकर के अलग हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कल को एक पार्टी बनाएंगे। अभी मौर्य समाज उतना जाति के हिसाब से नहीं चलता, पटेल समाज चलता है, यादव समाज चलता है, पासी समाज चलता है। लेकिन ये बसपा को छोड़ करके क्यों अलग हो गए? जब ब्राह्मणवाद से नफरत थी तो बसपा के साथ या बहुजन नेताओं के साथ या दलित नेता का नेतृत्व स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? बहुत बड़े बड़े पद मिले थे। मैंने एक बात और महसूस की है कि जो जातियां लठैत स्वभाव की रही हैं, इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि परंपरा में हम सबके कार्य बंटे हुए थे। तो जो जातियां लठैत स्वभाव की रही हैं या शिकार करके काम करती थी या युद्ध में जाती थी, जिनमें सवर्णों में राजपूत, ओबीसी में यादव, कुर्मी, जाट, एससी में चलेंगे तो पासी, खटिक, ये जातियां अपने जाति को देखकर वोट करती हैं बहुत तेजी से। क्योंकि जब कभी ये शिकार करने गए होंगे, युद्ध करने गए होंगे या कहीं अपना शक्ति से काम करने गए होंगे, तो इनको अपने कमांडर की बात मानने की बाध्यता रही होगी। और क्योंकि यही समाज वो कार्य करता था, तो जो कमांडर है वो उन्हीं की जाति का है। इस नाते इन जातियों में जो जातिवाद है आपस में, वो परंपरागत जो है अभी भी है। जबकि मौर्य समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे कहार समाज हो, धोबी समाज हो, बरई समाज हो, चमार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कायस्थ समाज हो, ये इस तरह से जातिवाद नहीं करता कि कोई भी एक खड़ा हो गया तो उसी को वोट देगा। बड़े पैमाने पर इनका जातिवाद होता होगा, क्योंकि ओबीसी की ये जातियां, जो जातियां जातिवाद की मानसिकता से हैं,
उन जातियों के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या उनके जाति का प्रत्याशी होने पर वो दूसरे जाति को वोट देंगे, और अगर वो वोट नहीं दे रहे हैं तो उनका मानसिक बदलाव कैसे आप करेंगे? उनको भी तो बदलना होगा ना। अगर उनको नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? मैं फिर से बिहार का उदाहरण दूंगा कि लालू प्रसाद यादव जी दलित समाज की राजनीति कर रहे थे, रामविलास पासवान जी भी कर रहे थे, लेकिन जब रामविलास पासवान जी अलग होकर के 2005 में चुनाव लड़े और उनकी इतनी सीट आई कि बिना उनके चाबी के मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता था, और रामविलास पासवान जी ने शर्त रख दी कि बिहार को पहला दलित सीएम क्यों न मिले, तो उस समय न तो नीतीश कुमार जी जो कुर्मी समाज से हैं और न ही लालू प्रसाद यादव जी जो यादव समाज से हैं इस बात पर रजामंद हुए कि समर्थन दे करके लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया प्रमुख नेता रामविलास पासवान जी को सीएम बना दिया जाए। इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया, दोनों में से किसी ने नहीं दिया। ये दोनों आपस में तब तो दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन रामविलास पासवान जी तो दोनों से अलग होकर लड़ रहे थे। दोनों में से किसी ने समर्थन नहीं दिया और रामविलास पासवान जी ने भी नहीं दिया। इस नाते विधानसभा गठित ही नहीं हुई। आप पता लगा लीजिएगा, बिहार में उस बार जो चुनाव जीते थे विधायक, उनको विधायक नहीं माना गया क्योंकि शपथ ग्रहण नहीं किए थे, और जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगी कोई विधायक माना नहीं जाएगा तो उनको पेंशन नहीं मिलती है। और बाद में वही हुआ जो होना था, जो सोच कर लोग समर्थन नहीं दिए थे। इन लोगों ने सोचा कि अगर दलित समाज को सीएम बना देंगे तो दलित समाज अपने नेता को वोट देने लगेगा, तो हमें कौन वोट देगा। और चूंकि रामविलास पासवान जी सीएम नहीं बने, सरकार बनी ही नहीं, तो अगली बार जब चुनाव हुआ 2006 में, तो रामविलास पासवान जी 2005 के चुनाव में जितना सीट पाए थे उसके 1/10 से भी कम हो गए। लेकिन SC ST OBC का नारा लगाने वाले चाहे बुद्धिजीवी हो या नेता, सारा दोष तो केवल ब्राह्मणों का है। हाँ, वही सब कुछ लेकर बैठे हैं। अरे आपके हाथ में वोट है तो कौन ब्राह्मण आपसे कहता कि अपनी जात को दो, SC को मत दो? कौन कहता बताइए? जिन ब्राह्मण ग्रंथों को आप दिखाते हैं, जब वे लिखे गए थे तब संविधान नहीं था, और जब संविधान नहीं था तो वोट नहीं था। संविधान ने आपको राइट टू वोट दिया, तो आप दलितों के मसीहा बनने की, दलितों के हितैषी बनने का जो मंचों से भाषण देते हैं, दलितों के हितैषी बनने का जो दिखावा करते हैं, जी हाँ, ये दिखावा मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब प्रधानी का वोट हो रहा है, BDC का वोट हो रहा है और सीट रिजर्व नहीं है, तो क्या कारण है कि जनरल सीट होने पर कभी कोई SC नहीं चुनाव जीत पा रहा है? OBC तो धड़ल्ले से जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि जब सीट जनरल होती है तो भी OBC जनरल को वोट नहीं करता है, लेकिन वो SC को भी वोट नहीं करता। इस नाते न तो जनरल चुनाव जीतता है, न तो SC समाज का चुनाव जीतता है, न ही मुसलमान चुनाव जीतता है। तो OBC समाज का जो मनुवाद है वो अनोखा है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, नीरज पटेल जी, शंभू कुमार सिंह जी जैसे तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस कोण पर बात करें। इस कोण पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सन 90 से राजनीतिक विकास हो चुका है OBC समाज का। जो सीटें प्रधानी में नॉन रिजर्व है, मैं प्रधानी का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वहां यह नहीं कह सकते कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई बेईमान बैठा है तो कॉपी गलत जांच दी गई, नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि चुनाव की कॉपी तो आप ही के हाथ में होती है। और MP MLA वाली बात भी नहीं करूंगा जिसमें निर्वाचन आयोग को बेईमान माना जाता है। मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं जिसमें गांव के लोग गांव के लोगों को ही वोट करते हैं। जरा उस सच्चाई को देखिए, आईने की तरह दिखा देगी आपको कि किस समाज में किस तरह का जातिवाद है। तो OBC समाज के लोग सिर्फ सवर्णों को गाली देकर जो अपने गंदगी को ढक रहे हैं, यह एक तरह से दलित समाज को बेवकूफ बनाने जैसा है। आप अपनी खामियों पर चर्चा करिए। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी इस वीडियो को देखिए और आप जिस किसी गांव में बैठे हों, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, आप अपने गांव में आबादी को देख लीजिए और फिर देखिए कि सीट जनरल होने पर किस जात का प्रधान बन रहा है। जनरल सीट होने पर कोई SC क्यों नहीं बन पा रहा है? OBC तो खूब धड़ल्ले से बन रहे हैं। OBC में भी किस जात के बन रहे हैं? तो ये ब्राह्मणों ने सिखाया है। अगर ब्राह्मणों ने सिखाया है, जान गए तो छोड़ दो, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने सिखाया और आप उसी को मान रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलेगी, क्योंकि इसके वाहक आप खुद हो, आप ही चला रहे हो।
हमेशा आप विश्वविद्यालयों में भेदभाव की बात करते हैं, करिए, कहीं हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जब बूथ पर भेदभाव कर रहे हैं मतदाता, वहां कोई ब्राह्मण नहीं खड़ा है, वहां कोई प्रोफेसर नहीं खड़ा है, वहां कहीं कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, वहां हर व्यक्ति के अंदर का जातिवाद है, वहां हर व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता है कि वह जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर वोट कर रहा है कि संविधानवादी मानसिकता को स्वीकार कर चुका है। जरा इस हिसाब से देखा जाए, अपने अपने गांव का, अपने अगल बगल के गांव का मूल्यांकन कर लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। संविधान की रोशनी सबके घरों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि खुली चर्चा पर चर्चा की जाए। संविधान पर मैंने सरल भाषा में पुस्तक लिखी है, आप इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।